हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQIAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आप सारे लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है नासा का एक अध्ययन। नासा के अध्ययन ने कहा है कि भाई सूर्य का जो चक्कर पृथ्वी लगाती है वो वास्तविकता नहीं है। तो फिर क्या करती है, किसका चक्कर लगाती है, उसको आज हम थोड़ा समझने वाले हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसको बेरी सेंटर कहा जाता है, उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक आर्टिकल लिया हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखते हैं इस आर्टिकल में ऐसा क्या है जो नासा की स्टडी को कंफर्म कर रहा है। तो इस आर्टिकल को आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन। नासा एक्सप्लेन्स न्यू इनसाइट्स इनटू द प्लैनेट्स मोशन। तो जिस तरीके से अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है, या इसका आधार क्या है, किसका चक्कर लगा रही है पृथ्वी, और क्या गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो देखिए यहां पर न्यूटन के नियम को तो हम नकार नहीं सकते हैं। जो न्यूटन का नियम है गुरुत्वाकर्षण को लेकर, उस पर ही यहां पर बात है और इसको ये आधार बनाकर यहां पर कुछ चीजें बताई गई हैं। हालांकि इसमें केपलर्स के लॉ को भी थोड़ा समझाया गया है। तो आज हम दोनों को ही देखेंगे कि केपलर का नियम क्या है और दूसरा गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। अगर ये दोनों ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगे तो ये स्टडी भी हम आसानी से डिकोड कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर अभी जो जिस पर हमें फोकस करना है वो नासा का अध्ययन है, और नासा का अध्ययन यहाँ पर बेरी सेंटर की बात कर रहा है, सेंटर ऑफ मास की बात करता है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए, जैसे आपने कई बार किसी चीज को बैलेंस किया हो। अब बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे किसी बर्तन को ही लिया हो, उसको अगर आप बीचों बीच से पकड़ेंगे तो वो आपके हाथ पर टिकेगा, अगर कोने से पकड़ेंगे तो गिर जाएगा, क्योंकि उस बर्तन का जो वेट था वो सामान्य तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो उसका कोई ना कोई ऐसा केंद्र होता है जिसको बेरी सेंटर कहा जाता है या सेंटर ऑफ मास कहा जाता है, जहां से उसको बैलेंस किया जाता है। यही बैलेंसिंग, इसी संतुलन का पूरा कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर अध्ययन में छुपा हुआ है। तो आज इसको थोड़ा सा डिकोड करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे, देखेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि भाई आज की जो तारीख है वो है 18 जुलाई। 18 जुलाई से स्टडी IQ का जो फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच है वो शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे इसकी ओरिएंटेशन क्लासेस हो चुकी हैं। इसमें आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं, इस बैच की सीट को बुक कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, डेली आंसर राइटिंग, मेंटोरशिप, वीकली रिवीजन टेस्ट, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, ज्ञानवाणी सत्र, करंट अफेयर्स, CSET की क्लासेस, 18 बुक्स का सेट, इसके अलावा NCERT की क्लासेस, ये सारी चीज़ें इस बैच के अंतर्गत मिलती हैं। तो इस बैच में खास फीचर ये भी है कि अगर आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होता है तो आपकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 2.5 साल की है। सिर्फ आपको ऐप या वेबसाइट पर जाना है, मेरा कोड है मनीष लाइव, इसको यूज़ करना है और 27,999 में आप इजीली इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तो जल्दी से जाइए ऐप या वेबसाइट पर, मेरा कोड यूज़ करके इस बैच में एनरोल कर लीजिए और अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर लीजिए। चलिए हम टॉपिक पे आ जाएंगे। उससे पहले कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है टॉपिक रिलेटेड तो ये मेरी इंस्टा ID है, यहाँ पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी आपको एडमिशन रिलेटेड भी कोई क्यूरीज हो तो ये मेरी इंस्टा ID, यहाँ ज़रूर प्रश्न आ सकता है आपका। इसके अलावा PDF जो है आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर देख लेंगे, वहाँ पे अपलोड हो जाती है। चलिए हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं कि हमने अभी तक सुना है कि भाई सारे ग्रह जो हैं वो सारे ग्रह किसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको बुध ग्रह दिख रहा है, ये शुक्र है, ये मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति है, शनि है। ये सारे के सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य का ही चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर बात वही आ जाती है कि भाई नासा ने ऐसा क्या अध्ययन कर लिया कि जिसके आधार पर नासा ये कह रहा है कि भाई सूर्य का चक्कर पृथ्वी नहीं लगा रही है, किसका लगा रही है। तो यहाँ पर जो चर्चा है उसमें यही बात रखी गई है, क्योंकि अभी तक हमें क्या पता है, अभी तक हर किसी को यही जानकारी है कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है। इसकी वजह से ही धरती पर दिन और रात होते हैं। जो भाग सूर्य के समीप आ जाता है वहां दिन हो जाता है, जो दूर रहता है वहां पर रात हो जाती है। लेकिन हुआ क्या है, लेकिन अगर आप वैज्ञानिकों के नजरिए से समझेंगे तो असल में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती है, ये उनका दावा है। आखिर ऐसा क्यों है, ये कितना सच है, इस बात को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने समझाया है। तो नासा यहाँ पर क्या समझा रहा है उसी के बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो नासा का जो अध्ययन है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि जैसे ये सूर्य है और सूर्य के आसपास पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है इसमें और भी ग्रह हैं। जैसे हमने यहाँ पर
इसी को देखें तो ये बृहस्पति है, ये जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, फिर शनि है। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उसके अनुसार हर वस्तु जिसमें कोई ना कोई द्रव्यमान है वो एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। हालांकि ये गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल की श्रेणी में आता है, लेकिन इस बल के अनुसार सीधे तौर पर यह बात की जाती है कि हर एक वस्तु एक दूसरे पर बल लगा रहा है। और यही फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये F1 बल लगा रहा है, ये F2 बल लगा रहा है, और इस F1 F2 को आप लिखते हैं Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। यानी इनके बीच में जो दूरी है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है, व्यत अनुक्रमानुपाती का स्क्वायर कर देते हैं और दोनों का गुणनफल कर देते हैं। तो हर वस्तु एक दूसरे को खींच रही है, जिसका वजन ज्यादा है वो ज्यादा खींच रही है। जैसे हम पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो हम पृथ्वी पर कैसे टिके हुए हैं? क्योंकि पृथ्वी का वजन बहुत ज्यादा है। हम भी पृथ्वी को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन हमारा वजन इतना नहीं है कि पृथ्वी हमारी ओर आकर्षित हो जाए, लेकिन पृथ्वी की ओर हम आकर्षित हो जा रहे हैं। ऐसे ही सारे ग्रह सूर्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ वजन है बृहस्पति का। तो बृहस्पति भी जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, यहाँ सूर्य भी लगा रहा है। तो इसी कारण जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे मान लिया जाए कि एक रिमोट है, एक ये रिमोट है, इसको अगर मैं बीच से बैलेंस करूं, तो इसको अगर मैं यहां पर हाथ रखता हूं, जैसे आप समझिए इस पर मैंने ऐसे उंगली से इसको रखा तो ये बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से, इसमें मैंने बीच में उंगली रखी तो ये बैलेंस हो जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार इसको बीच में रख रहा हूं, लेकिन ये गिर जा रहा है। क्यों गिर जा रहा है? क्योंकि अगर आप पीछे देखेंगे तो इसके बीच में रखने पर यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अलग से भाग निकला हुआ है, यानी जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो बीचों बीच नहीं है। बीचों बीच नहीं है का मतलब कि जब इसमें अगर ये पूरा का पूरा प्लेन होता तो प्लेन होने पर ये आसानी से क्या हो जाता, बीच में हाथ रखने पर ये टिक जाता। लेकिन अभी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ वजन ज्यादा आ रहा है, यहाँ वजन ज्यादा आ रहा है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा सा फिंगर को इस तरफ ले जाना होगा। जैसे जैसे आप फिंगर इस तरफ लाओगे तो देखिए ये बैलेंस हो गया। लेकिन जब मैं बीच में रख रहा हूं तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है। यही चीज है सेंटर ऑफ मास। तो इसके अनुसार भाई सूर्य सबसे ज्यादा मजबूत है, तो सूर्य के अराउंड पृथ्वी घूमनी चाहिए। लेकिन यह वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य के अराउंड नहीं घूम रहे, सूर्य से आगे एक बिंदु है जिसको बेरी सेंटर कहा जा रहा है, उसके अराउंड ये पृथ्वी घूम रही है। इसी को नासा के वैज्ञानिकों ने समझाया है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि वो सूर्य के नजदीक ही है, लेकिन वो सूर्य में नहीं है। तो यही अध्ययन नासा का आया हुआ है। तो अभी तक आपको यही पता है कि दिन और रात होने के लिए जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है वो सूर्य के आधार पर लगा रही है, लेकिन नासा का ये थोड़ा सा अंतर यहाँ पर देखने मिल रहा है। जैसा मैंने भी आपको एक एग्जाम्पल से दिखाकर समझाया कि भाई सेंटर ऑफ मास की इसमें भूमिका होती है। तो इसी में यही कहा गया है कि नासा की तरफ से कहा गया है कि अगर सौरमंडल में पृथ्वी की मौजूदा गति को समझने की कोशिश की जाती है तो पाया जाएगा धरती इस समय सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रही है, ये इनका अध्ययन कहता है। और हमारे सौरमंडल में सूर्य सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य का भार बृहस्पति ग्रह से भी लगभग 1048 गुना अधिक है। तो सबसे भारी चीज तो सूर्य ही है। अब सूर्य ही सारी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है। तो वही माना जाता है कि किसी खगोलीय वस्तु पर पृथ्वी के लगने वाले गुरुत्व का खिंचाव समान या कम होता है। जैसे हर वस्तु एक ना कोई बल एक दूसरे पर लगा रही होती है। तो अब नासा ने यहाँ पे जो कहा है, नासा की तरफ से बताया गया है कि केपलर के तीसरे नियम से जानकारी मिलती है कि एक दूसरे के चारों तरफ घूमने वाली दो वस्तुओं के भार और कक्षा के बीच संबंध है। अब देखिए पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, सूर्य बीच में है, फिर बृहस्पति भी आगे है। तो बृहस्पति भी तो पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा होगा, और बृहस्पति भी सूर्य पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा होगा, पृथ्वी भी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही होगी। हालांकि सूर्य इतना भारी है कि वो सारों को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन इन सारी घटनाओं के कारण यहां पर जो बैलेंस हो रहा है, संतुलन जो है वो सूर्य के बीच ना होकर उसके बाहर की तरफ आ रहा है। यही बार बार अध्ययन में कहा गया है। तो इस तरह समझिए कि एक बड़े तारे की कक्षा में एक छोटा तारा बड़े तारे की परिक्रमा कर रहा हो। वास्तव में जो दोनों तारे हैं भार के एक सामान्य केंद्र के चारों तरफ घूमते हैं। इसे बेरी सेंटर कहा जाता है। बेरी सेंटर जैसे सेंटर ऑफ मास मैंने अभी रिमोट का बताया आपको, सेम केस सूर्य के साथ ये बैलेंस होकर थोड़ा सा बाहर आ जा रहा है। तो ये सच है कि चाहे हर वस्तु का आकार या भार कुछ भी हो, इसलिए पृथ्वी एक बेरी सेंटर के चारों तरफ घूमती है और वो बेरी सेंटर सूर्य के बाहर है।
तो ये ना सूर्य की परिक्रमा करती है लेकिन इस बेरी सेंटर की परिक्रमा करती है। तो वो बेरी सेंटर सूर्य नहीं है, सूर्य से थोड़ा सा बाहर है, जहां पर वो जाकर बैलेंस हो पा रहा है। जैसे लेग्रांज पॉइंट थे आदित्य L1 में, आपने सुना कि आदित्य L1 को लेग्रांज पॉइंट पर रखा गया। तो L1 पॉइंट वो है, लेग्रांज पॉइंट वो है जहां पर सूर्य से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो समान हो जाते हैं, तो वहां पर बैलेंस हो जाता है, तो इसलिए उसको वहां पे रखा है। तो ऐसे ही समझिए कि जो एक संतुलन बिंदु है जहां पर पृथ्वी से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य का जो पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास है उस पॉइंट पर आ रहा है, इसको बेरी सेंटर कहा जा रहा है, और उसके अराउंड पृथ्वी घूम रही है, ना कि सूर्य के अराउंड। असल में वो सूर्य के अराउंड ही है, लेकिन ये अध्ययन थोड़ा सा इसमें पार्ट है। अगर आप केपलर के 3 नियम देखेंगे तो केपलर के अनुसार भाई ये जो हमारे पृथ्वी है वो सूर्य के अनुसार एक इलिप्टिकल पाथ में, एक अंडाकार रास्ते में घूमती है। दूसरा लॉ ये कहता है कि भाई जैसे कि ग्रह एक बिंदु से दूसरे बिंदु में, मान लो यहाँ पर 10 दिन में जितना भी सूर्य ने, किसी ग्रह ने ट्रेवल किया, तो ये जितना भी समय होगा, जैसे यहाँ पर 10 दिन की बात करें, 10 दिन यहाँ पर ट्रैवल किया, जब सूर्य से दूर होता है तो पृथ्वी धीमी हो जाती है, जब सूर्य के पास आती है तो पृथ्वी तेज हो जाती है। तो 10 दिन में ये तेज चला, 10 दिन में यहाँ पर स्लो चला, लेकिन ये जो एरिया होगा, ये जो क्षेत्रफल होगा दोनों का 10 दिन का, वो हमेशा बराबर होगा, इक्वल एरियाज इन द सेम टाइम। मतलब ये जो कोण आप एक त्रिकोण बनाएंगे उसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। तीसरा नियम जो कहता है वो ये कहता है कि भाई इसका जो समय काल है, थर्ड लॉ के अनुसार, पीरियड द टाइम फॉर वन साइकिल m इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो ये जो है सभी प्लैनेट्स के लिए एक फॉर्मूले के जरिए निकाला जाता है, p²/m²। ये सभी प्लैनेट्स के ऊपर, सभी ग्रहों के ऊपर समान रहता है कि उसके अनुसार वो किसी भी, जैसे सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो यहां पर देखिए प्रॉब्लम यहां पर ये आ रहा है कि सूर्य सबके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। अब सूर्य पे जो बाकी ग्रह हैं वो भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं, लेकिन सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अत्यधिक है, बहुत अत्यधिक है, लेकिन इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते सबको मिलाकर। तो यहां पर लगने वाला जो केंद्र है वो अंदर से ना लगते हुए इसके बाहर से लग रहा है, क्योंकि वो बैलेंस हो रहा है, तो उसके अराउंड पृथ्वी घूम रही है, ये बात यहां पर दावा किया गया। तो बेरी सेंटर की बात रखी गई। आमतौर पर सौरमंडल में सूर्य के पास पिंडों का बेरी सेंटर होता है, तो वो खुद के भार और गुरु और शनि जैसे बड़े ग्रह और कक्षाओं के प्रभाव की वजह से शायद ही कभी सूर्य के अंदर होता है। तो इतने बड़े बड़े ग्रह उस बिंदु को सूर्य से बाहर निकाल कर ले आते हैं। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये रिमोट वाला ऑप्शन बताया था कि रिमोट में आप यहाँ पर उंगली रखेंगे थोड़ा सा कोने में, बीचों बीच ना रखें तो ये बैलेंस हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने इसको बीच में रखना चालू किया ये गिरना चालू हो रहा था। वैसे ही है कि ये सूर्य के बीच में होना चाहिए था, लेकिन बाकियों की तरफ से जो एक खिंचाव आ रहा है उसके कारण ये थोड़ा सा बीच में ना होते हुए बाहर आ जा रहा है। इसी बाहर वाले बिंदु को बेरी सेंटर कहा जा रहा है, और इसके कारण ही वर्तमान समय में सूर्य के अंदर बेरी सेंटर नहीं है बल्कि बाहर है। तो पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? तो भाई बाहर का चक्कर लगा रही है। तो इसीलिए नासा ने कह दिया कि भाई वो सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही, बेरी सेंटर तो सूर्य के बाहर है, उसका चक्कर लगा रही है। तो ये अध्ययन आया है। इसमें एक वैज्ञानिक की भी बात करें, खगोल शास्त्री हैं, ग्रहीय खगोल शास्त्री और विज्ञान संचारक जेम्स ओ डोनह्यू, इनका कहना है कि ग्रह सामान्य शब्दों में तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर भारी गुरु ग्रह का असर, बृहस्पति का जो असर है, उसके कारण अंतरिक्ष में एक नया बिंदु चक्कर लगाना चाहिए, उसी का अध्ययन इसमें किया गया है। सिर्फ इस बात को वैज्ञानिक की तरफ से सटीक और वास्तविक तौर पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो उसके आधार पर हमने ये कंक्लूजन निकाला, नासा ने ये अध्ययन करके बताया कि भाई असल में पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है, वो उसके बाहर एक बिंदु का चक्कर लगाती है जिसको बेरी सेंटर कहा जाता है। तो यही अध्ययन है, इसी को आपको समझना है। तो इसी में न्यूटन का नियम भी लगा है, केपलर का नियम के आधार पर ही न्यूटन ने अपने नियम दिए थे। तो आशा करता हूँ आपको ये जो एक कठिन सा अध्ययन है आसान से समझने आया होगा। अगर समझने आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। बाकी हमारे बैचेस के साथ जुड़ने पर आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में और ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं फाउंडेशन बैच में, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। ये कक्षाएं 18 जुलाई से शुरू हो चुकी हैं और इसमें ओरिएंटेशन सेशन अभी हो चुका है। आपको अभी बस इस ऐप पे, वेबसाइट पर जाना है, मनीष लाइव मेरा कोड यूज़ करना है, इस बैच में आप एनरोल हो जाएंगे। 18 बुक्स का सेट आपके घर पे डिलीवर होगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, सी सेट की क्लासेस, करंट अफेयर्स की क्लासेस, इसके अलावा क्रक्स, नोट्स, और आपकी फीस रिफंड हो जाएगी इसमें अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है 2.5 साल की वैलिडिटी के साथ।
तो इस बैच में एनरोल कर लीजिए। बाकी कोई भी डाउट्स आते हैं तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आकर आप क्वेश्चंस पूछ लेंगे। बाकी ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस पर भी जुड़कर पीडीएफ्स वगैरह आपको मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। सेशन कैसा लगा है कॉमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।